यस। तो स्टूडेंट्स, आज देखो हम लोग बात करने वाले हैं इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल को लेके अपन पहले पढ़ चुके हैं, न्यूक्लियोफिलिसिटी अपन देख चुके हैं। बेटा न्यूक्लियोफाइल न्यूक्लियोफिलिसिटी को डिफाइन करते हैं, ठीक है। न्यूक्लियोफिलिसिटी मतलब इलेक्ट्रॉन्स लोन पेयर देने की टेंडेंसी, कितना फास्ट होगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। तो जो न्यूक्लियोफिलिसिटी होती है वो काइनेटिक कंट्रोल होती है। न्यूक्लियोफिलिसिटी अगर कोई पूछता है, ठीक है, तो न्यूक्लियोफिलिसिटी इज एक्चुअली काइनेटिकली कंट्रोल्ड, काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट, ठीक है, केसीपी। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑलवेज डिफाइंड कि जो रिएक्शन का रेट है वो किस तरीके से डिफाइन होगा। तो जब कोई न्यूक्लियोफाइल अपने लोन पेयर को या नेगेटिव चार्ज किसी को देता है, तो अगर बच्चे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा तो आपको समझ में आना चाहिए बहुत ही तेजी से वो न्यूक्लियोफाइल को देने वाला है, ठीक है। तो उस केस में जो किसी भी यहाँ पे उसका जो रेट होगा, है ना, काइनेटिक है ना, केमिकल काइनेटिक्स वाला सेक्शन, तो रेट वहां पे आपका अधिक होगा, है ना। तो जितने भी आपके स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल्स की में रेट आपको मैक्सिमम मिलेगा। और जितने भी आपके वीक न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं तो मतलब वहां पे अपने लॉन पेयर्स को बहुत ही स्लो रेट से देने वाले हैं किसी भी सामने की स्पीसीज या डेफिशिएंट को, ठीक है। तो जो बहुत ही स्लोली लॉन पेयर्स को देंगे, अब वो आपको समझ में, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं स्ट्रॉन्ग और वीक न्यूक्लियोफाइल्स के बारे में, ठीक है। अच्छा, तो इसलिए अपन वो न्यूक्लियोफाइल इज ए काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट फॉर्मेशन डिफाइन करता है। बट एक बेसिसिटी जो बच्चों होता है, ठीक है, बेसिसिटी इज एक्चुअली थर्मोडायनेमिकली, टीसीपी, थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट, है ना। तो बेसिसिटी आपकी टीसीपी को रिप्रेजेंट करती है, थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट होता है, ठीक है। थर्मोडायनेमिकली वहां पे स्टेबिलिटी डिफाइन होती है और यहाँ पे काइनेटिकली स्टेबिलिटी डिफाइन होती है न्यूक्लियोफिलिसिटी केस में, ठीक है। और बेसिक को लेकर बात करेंगे तो यहाँ पे कुछ भी ऐसा लॉजिक नहीं है कि कोई भी बल्किनेस वगैरह अफेक्ट करती हो, लेकिन बेसिक स्ट्रेंथ को, लेकिन जो आपकी न्यूक्लियोफिलिसिटी है, न्यूक्लियोफिलिसिटी अफेक्ट होती है। अगर बल्किनेस ज्यादा होगी इलेक्ट्रोफाइल की साइड में या गिवन स्पीसीज जो लॉन पेयर देगा, तो बल्किनेस जितनी ज्यादा होगी वो इजीली नहीं दे सकता है। तो हम लोग अब बात करें इलेक्ट्रोफाइल्स को। इलेक्ट्रोफाइल्स बच्चों क्या है? इलेक्ट्रोफाइल इज ए रिएजेंट that forms a bond to its reaction partner. reaction partner बच्चों कौन होगा? न्यूक्लियोफाइल, by accepting both electrons from it, ठीक है। तो न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन्स को देगा, किसको देगा बच्चों? इलेक्ट्रोफाइल्स को। इलेक्ट्रोफाइल्स क्या है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर। जैसे आप यहाँ पे देखो, कुछ मैं स्पेशल इलेक्ट्रोफाइल्स के बारे में बात करने वाला हूँ। तो बच्चों सामने बेंजीन है। बेंजीन कैसी? इलेक्ट्रॉन रिच होती है, ऑक्टेट सभी कंप्लीट है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी बहुत ज्यादा है ना। 3 आपको यहाँ पे पाई बॉन्ड मिल रहे हैं, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। NO2 प्लस बच्चों कैसा है? पॉजिटिव चार्ज, तो इट विल वर्क एज इलेक्ट्रोफाइल, है ना। तो ये आपका अटैक कैसे करेगा? तो मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया है। तो इस केस में ये पाई आप इधर शिफ्ट कर दो, किधर भी शिफ्ट कर सकते हो, बिकॉज अभी यहाँ पे बेंजीन कैसा? सिमेट्रिकल है, तो यहाँ पे चार्ज माइनस आएगा, यहाँ पे चार्ज प्लस आएगा। उस केस में ये आपका डेफिशिएंट है रिएजेंट, तो ये कहाँ अटैक करेगा? इलेक्ट्रॉन रिच के ऊपर, यहाँ अटैक कर देगा। ये आपका यहाँ पे आ चुका है। तो बेसिक बात क्या है? जो डेफिशिएंट था उसने इलेक्ट्रॉन्स को लिया है, एक्सेप्ट किया है, और उसके बाद यहाँ से प्रोडक्ट फॉर्मेशन। तो इसी तरीके से चार्ज, अगर टाइप्स की बात करें, चार्ज, चार्ज में बच्चों H प्लस आयन, प्लीज इसका नाम ध्यान रखो। बच्चों को क्या होता है, अक्सर का नाम पता नहीं होता है, ठीक है, तो नाम ध्यान रखो। नाइट्रोनियम मतलब NO2 प्लस के बारे में, नाइट्रोसोनियम इंपॉर्टेंट है, NO प्लस, NO प्लस को नाइट्रोनियम मत बोल देना, ठीक है। NO प्लस नाइट्रोसोनियम, NO2 प्लस नाइट्रो साथ यहाँ पे रखाओ के साथ इस तरीके से C डबल बॉन्ड हो, देन यहाँ पॉजिटिव चार्ज, दिस इज कॉल्ड एसाइलियम आयन, है ना। एसाइल, ACYLIUM, एसाइलियम आयन, ठीक है। इसी तरीके से आपका यहाँ पे R प्लस, बाकी जितने भी आपको चार्ज दिख रहे हैं हर जगह पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, तो डेफिनेटली आपकी स्पीसीज कैसे होंगे? इलेक्ट्रोफाइल्स होंगे। अब मैं बात करने वाला हूँ यहाँ पे, नेक्स्ट बच्चों डिस्कस करेंगे अपन इलेक्ट्रोफिलिसिटी के ऊपर। तो न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल्स भी हमारे कुछ होते हैं, जैसे BF3 न्यूट्रल है, कोई चार्ज नहीं है, तो एक बोरॉन के साथ कितने होंगे? 3 फ्लोरीन, और एक होगा आपका बीकेन पी ऑर्बिटल्स। तो फिर आप यहाँ से चेक कर लो, तो बेटा 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे होंगे, 2 यहाँ पे होंगे, 2 यहाँ पे होंगे, ओवरऑल आपको यहाँ से कितने मिलने हैं? 6 इलेक्ट्रॉन्स, है ना। ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, न्यूट्रल है, कोई चार्ज नहीं। AlCl3 मतलब बोरॉन फैमिली के जो आपके एलिमेंट्स हैं, बोरॉन फैमिली के जो एलिमेंट्स होते हैं वो आपके यहाँ पे न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल्स का फॉर्मेशन करते हैं।
या फिर आपका डी ब्लॉक की तरफ चले जाओ तो वहाँ पे स्टीरियो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो होता है FeBr3। या बच्चों कार्बिन की बात करें, दिस इज ए कार्बिन एक्चुअली, है ना। कार्बिन में आपको यहाँ पे समझ में आना चाहिए कि एक कार्बन के साथ क्या है, 2 हाइड्रोजन है, और इस कार्बन के बच्चों 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1 2 3 4। 2 इधर लगे हैं हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन्स इस तरीके से आपके ओपन है, जो पेयर्ड नहीं है, इसको अपन बोलते हैं कार्बिन। नेक्स्ट आपका CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। आपको ये भी बच्चों कैसा न्यूट्रल है, क्यों? क्योंकि कार्बन ऑक्सीजन देखो यहाँ पे देखो, तो कार्बन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, ऑक्सीजन की अधिक है, तो इस केस में ये पाई इधर से इधर जाएगा, ये वाला पाई भी इधर से इधर आएगा, तो ऑक्सीजन पे माइनस, कार्बन में पॉजिटिव, कार्बन में पॉजिटिव आते ही इलेक्ट्रोफाइल बन गया है। इसी तरीके से SO3, ये क्वेश्चन आपका देखो कल के एग्जाम में था, SO3 पूछा गया था वहां पे, SO3 वर्क एज इलेक्ट्रोफाइल, आपको टिक करना था, S डबल बॉन्ड O एंड डबल बॉन्ड। इस केस में पाई यहाँ जाएगा, ये पाई इधर, ये पाई इधर, बिकॉज ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन पर चार्ज कैसा आएगा, माइनस माइनस माइनस, तो ओवरऑल सल्फर पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो सल्फर जो है, जो सेंट्रल एटम है आपका SO3 का, वो आपका डेफिशिएंट, तो बर्गर इलेक्ट्रोफाइल। उसी तरीके से आपका यहाँ पे कीटोनिक सेक्शन देख लो, तो पाई ऊपर जाएगा तो कार्बन में पॉजिटिव चार्ज, ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह वर्क करेगा। PCl5 भी बच्चों इलेक्ट्रोफाइल की तरह वर्क करेगा, SbCl5, है ना। तो ये सारे के सारे आपके लिपिक एसिड की तरह भी वर्क करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कार्बिन। तो कार्बिन बच्चों बेसिकली आर ऑफ 2 टाइप्स, है ना। कार्बिन की बात करते हैं तो एक होता है आपका सिंगलेट कार्बिन और एक होता है आपका ट्रिपलेट कार्बिन, ठीक है। तो हम इसे सिंगलेट और ट्रिपलेट कैसे बोलते हैं, तो सिंगलेट बोले जाने के पीछे बच्चों रीजन होता है, एक फॉर्मूला है इसका, मल्टीप्लिसिटी। तो मल्टीप्लिसिटी से हम लोग इसको डिफाइन करते हैं कि आपका ये सिंगलेट होगा, यहाँ से ट्रिपलेट होगा, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कार्बिन को, आप थोड़ा सा समझ लो। यहाँ पे कार्बिन बच्चों एक्चुअली में न्यूट्रल होता है, ठीक है। कार्बिन इज एक्चुअली न्यूट्रल स्पीसीज, जिसके पास बच्चों टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स आपको मिलते हैं, ठीक है। जहां पे आपको क्या मिलेंगे, 2 आपको मिलते हैं बॉन्ड पेयर, और प्लस बच्चों 2 आपको मिलते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। 2 बॉन्ड पेयर एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड होते हैं, देख लो, 2 आपको बॉन्ड पेयर बनने हाइड्रोजन के साथ, और बाकी 2 इलेक्ट्रॉन्स आपके यहाँ पे अनपेयर्ड होते हैं। हम जिनको इनको जनरली अनपेयर्ड ही बोलते हैं। तो फिर उस केस में क्या होता है, कार्बिन को अगर मैं एग्जांपल इसके दे सकूं तो आपको समझ में आ जाएगा कि कार्बिन को बच्चों अपन लिखा इस तरीके से, लाइक CH2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे फ्री, इसका नाम क्या होगा, दिस इज कॉल्ड मिथाइल कार्बिन, दिस इज कॉल्ड मिथाइल कार्बिन। ये आपके रिएक्शन मैकेनिज्म में आएगा, है मिथाइल कार्बिन। इसी तरीके से अगर मैं लिख के दूं आपको CCl2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे इस तरीके से अनपेयर्ड, इसे क्या बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड डाइक्लोरोकार्बिन। क्या होगा इसका नाम, डाइक्लोरोकार्बिन, है ना, इसका नाम डाइक्लोरोकार्बिन बोला जाएगा, है ना। बहुत ही सिंपल सा है। अगर बच्चों मैं ऐसा करूं कि एक फिनाइल मैंने यहाँ लगा दिया, एक फिनाइल यहाँ पे लगा दिया, 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे अभी भी अनपेयर्ड है, तो इसे क्या बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड डाइफिनाइल कार्बिन। समझ में आ रहा है किस तरीके से हम बात कर रहे हैं, बिल्कुल। इसके बच्चों, ये बच्चों फॉर्म कैसे होती है, तो बहुत ही सिंपल है। CH2 के साथ आपकी बहुत डेप्थ में नहीं है, लेकिन फिर भी आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। CH2N2 के साथ, है ना, अगर इसको मैं हीट कर देता हूँ सिंपल, तो बच्चों यहाँ से जो N2 है ना, वो गैस की फेज में तुरंत बाहर चला जाएगा, बहुत ही अच्छा लिविंग ग्रुप होगा, ठीक है। तो N2 यहाँ से क्या होगा, तुरंत आपका रिलीज हो जाएगा, प्लस यहाँ से आपको क्या मिलेगा, CH2, है ना, ये बचेगा आपका CH2, इलेक्ट्रॉन्स आपके यहाँ पे फ्री होंगे। कैसे, मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ इसका स्ट्रक्चर, कि बच्चों ये कार्बन होगा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे होंगे, उसके साथ बच्चों यहाँ पे नाइट्रोजन अटैच होगा इस तरीके से, है ना। बिल्कुल समझो यहाँ ध्यान से। और इस केस में आपको यहाँ पे डबल बॉन्ड कार्बन कैसे है, हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन्स ही मिलते हैं, ठीक है। तो अब इस केस में क्या होगा, कार्ब जो नाइट्रोजन उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, जैसे हीट किया गया तो नाइट्रोजन बच्चा अपने इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर लेगा, नाइट्रोजन जो होगा वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को ले लेगा, ये इधर से एक्सेप्ट करेगा, ये इधर से एक्सेप्ट करेगा, है ना। तो यहाँ पे N2 था ना, तो वो इधर आपका यहाँ पे क्या होगा, 1 2 3 4 5, इधर ऐसा, इधर आपका एक लोन पेयर। तो देखो ये पूरा का पूरा N2 गैस यहाँ से रिलीज हो जाएगा, अपने इलेक्ट्रॉन्स को बाहर लेके जाएगा, और ये बच्चों कार्बन की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, शिफ्ट होते ही आपको कार्बन मिल जाएगा। तो CH2N2 समझ में आया ना, सभी को अच्छे से। तो CH2N2 कहीं मिल जाए, इसको हीट किया जाए, तो बच्चों कार्बन का फॉर्मेशन करता है। इसी तरीके से कुछ और भी एग्जांपल्स हैं, जैसे बच्चों में बोलूं यहाँ पे CH2I2 स्पेसिफाइड है, ये जिंक मैंने यूज किया, तो जिंक बच्चों क्या करेगा, अब आयोडीन जो है बच्चों वो बिगर साइज के होते हैं, जैसे कार्बन के साथ 2 तो हाइड्रोजन होंगे,
तो आयोडीन, एक आयोडीन यहाँ पे होगा, और ये दोनों बच्चों बिगर साइज के आपके एटम्स होते हैं, आपको पता है हेलोजन सबसे लास्ट में आते हैं, ठीक है। इसके सामने आपका आया जिंक। तो जिंक बच्चों क्या करता है, दोनों आयोडीन को एक साथ एक्सेप्ट कर लेता है, और ये बनाता है ZnCl2 या ZnI2 टाइप का कंपाउंड, ठीक है। तो इस केस में हेलोजन ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करेगा, ये अपने को विड्रॉ करेगा, तो दो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आपके अनपेयर्ड हो जाएंगे, तो फिर से आपको मिल गए यहाँ से कार्बन। ये बात समझ में आ गई, बहुत ही सिंपल सा है। एक बच्चों रिएक्शन और आती है, रीमर टीमान रिएक्शन। रीमर टीमार रिएक्शन ये बड़ी पॉपुलर सी है, रीमर टीमान रिएक्शन, ध्यान रखो, क्वालिटी रिएक्शन बोलते हैं इसको शॉर्ट में। इसमें भी हम यूज करते हैं तो क्लोरोफॉर्म, बड़े सिलेबस में आपके एनसीईआरटी में बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लोरोफॉर्म के सामने आपका दिया जाएगा एक्वस क्यूएच, इस तरीके से। तो उस केस में भी क्या होगा कि बच्चों यहाँ से एक हाइड्रोजन होगा और 3 आपको मिलेंगे यहाँ से क्लोरीन, इस तरीके से सामने आपका होगा क्यूएच। तो क्यूएच बच्चों रिलीज करेगा OH माइनस आयन, OH माइनस आयन मतलब बेस की तरह वर्क करेगा, ठीक है। अभी जो बेस होगा बच्चों वो क्या करेगा, मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन, तो ये दिख रहा है, इस H को लेके बाहर जाएगा, तो यहाँ से H प्लस आयन ये रिलीज होगा H प्लस आयन की फेज में, इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करके यहाँ जाएगा। तो इन तीनों क्लोरीन में से कोई क्लोरीन यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ कर लेगा, तो इस पर डेंसिटी इंक्रीज कर जाएगी। भाई जो नेगेटिव चार्ज आया हाइड्रोजन का वो कार्बन के पास होगा, उस कार्बन से तीनों में से कोई एक क्लोरीन इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ कर लेगा, तो ये भी रिलीज होगा आपके Cl माइनस की फेज में। तो अब यहाँ से क्या हुआ, इस कार्बन के पास जो इलेक्ट्रॉन्स आपको मिल जाएंगे अनपेयर्ड, यहाँ से बनता है डाइक्लोरोकार्बन, तो ये बनता है CCl2 बनता है, प्लस यहाँ से बनता है KCl बनेगा, और प्लस बन जाता है वाटर मॉलिक्यूल्स। और यही जो CCl2 है इट विल वर्क एज इलेक्ट्रोफाइल, क्योंकि ये डेफिशिएंट है, और ये बच्चों अटैक करते हैं न्यूक्लियोफिलिक सेंटर पे, तो रिएक्शन आपकी फिर प्रोसीड होती है। समझ में आया सभी को। नेक्स्ट देखो हम बात कर रहे हैं ये सिंगलेट कैसे बोला जाता है, तो ट्रिपलेट बच्चों कैसे बोलते हैं। तो इसके लिए आपका ये फॉर्मूला है जहाँ पे एस की वैल्यू बच्चों फॉलो करते हैं। अब ध्यान दो, सिंगलेट बोले जाने के पीछे इसके दो रिप्रेजेंटेशन है कि बच्चों कार्बन के देखो दो आपके ऑर्बिटल्स होंगे, तो दोनों ऑर्बिटल्स में अगर आपके इलेक्ट्रॉन्स कुछ इस ढंग से प्रेजेंट हो जाए, है ना, एक तो फर्स्ट स्टेप ऐसा हो सकता है। सेकेंड क्या कि कार्बन के एक ही ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स इस तरीके से पेयर्ड हो जाए, बाकी हाइड्रोजन एक आपका भी खाली बना रहे। अब ध्यान देना, तो इस वाले को अपन बोलते हैं सिंगलेट। क्यों बोलते हैं, क्योंकि बच्चों यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं अपोजिट के साथ, तो यहाँ से फाइनली आपका +1/2 और -1/2, तो एस की वैल्यू यहाँ पे कितनी आएगी, 0 हो जाएगी ना। तो यहाँ से बनेगा 2 × एस, एस कितना होगा, स्पिन है वो, स्पिन क्वांटम नंबर, तो एक ही ऑर्डर में दोनों है ना, मैं इसकी बात कर रहा हूँ इसकी। तो +1/2 और -1/2 तो वो 0 हो जाएगा, 2 × 0 +1, तो ये तो पूरा 0, तो 1 मिल गया। 1 का मतलब सिंगलेट कार्बन। जब दो इलेक्ट्रॉन्स एक ही ऑर्बिटल्स में होते हैं तो उसको बोलते हैं सिंगलेट। सिंगलेट क्यों बोलते हैं, बिकॉज यहाँ पे 1 निकल के आ रहा है। ये बात समझ में आ रही है। तो अब इसको याद कैसे करो कि जब एक ही ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हो उसको सिंगलेट बोलते हैं। सिंगलेट मतलब सिंगल, एक ही ऑर्बिटल में होने चाहिए। तो डिफरेंट ऑर्बिटल में इस तरीके से होंगे तो उसको बोलते हैं अपन ट्रिपलेट कार्बन। कैसे, मैं बताता हूँ। इसका स्पिन होगा और इसका स्पिन होगा, अगर एक का +1/2 तो दूसरे का भी +1 मॉड के साथ अपन यूज करते हैं, तो 2 × +1/2 ऊपर, नीचे भी +1/2, तो कितना होगा, 1 हो जाएगा। एस की वैल्यू 1 और प्लस आपका 1, 2 × 1 2, 2 + 1 आपका 3, 3 इज कॉल्ड ट्रिपलेट कार्बन। तो सिंगलेट कार्बन किसको बोलते हैं, ट्रिपलेट किसको बोलते हैं, समझ में आ गया बिल्कुल। एक ही ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन्स आ जाए तो सिंगलेट। सिंगलेट बोले जाने के पीछे रीजन क्या है कि बच्चों वो एम की वैल्यू निकालता है, एम की वैल्यू 1 आएगी तो सिंगलेट, एम अगर आपकी यहाँ पे एम की वैल्यू 3 आएगी तो ट्रिपलेट। 3 कैसे आती है वो आपको समझ में आ गया, और 1 कैसे आती है वो भी क्लियर हो गया इस फॉर्मूले से। यस। अब मैं पूछूं आपसे कि बताओ सिंगलेट और ट्रिपलेट में से डायमैग्नेटिक कौन है, बताओ जल्दी से। डायमैग्नेटिक कौन होगा, तो ये डायमैग्नेटिक, भाई दोनों पेयर्ड है, तो सिंगलेट ऑलवेज डायमैग्नेटिक कंपाउंड। अच्छा ये कैसा होगा, ये आपका पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। मैं पूछूं आपसे इसका, हाँ बिल्कुल सही, मैं पूछूं इसका हाइड्रेशन बताओ, सिंगलेट का हाइड्रेशन क्या होगा, तो इट विल वर्क एज लोन पेयर, तो एक लोन पेयर दो बॉन्ड पेयर, तो ये आपका sp2 हाइब्रिडाइज्ड। इसके पास ये लोन पेयर की तरह ट्रीट नहीं करेंगे, सिर्फ बॉन्ड पेयर होगा, तो इसका आंसर होगा sp हाइब्रिडाइज्ड। समझ में आ रहा है। अगर sp है तो बच्चों क्या बोलेंगे इसको, लीनियर। अगर ये sp2 है तो इसको बोलेंगे ट्राइगोनल प्लेनर। ये भी आपको ध्यान रखना है। बिल्कुल बात समझ में आ रही है। जब एक ही ऑर्बिटल्स में जब एक ही ऑर्बिटल्स में दो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं तो वहां पे आपका रिपल्शन बहुत अधिक हो जाता है, ये बात ध्यान रखना। एक ही और कार्बन केस स्पेशल केस है, एक ही ऑर्बिटल में तो दो इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे तो वहां पे रिपल्सन काफी ज्यादा होता है। रिपल्सन अधिक होगा तो इस केस में स्टेबिलिटी की बात करी जाए तो ये कम स्टेबल होगा, ये अधिक स्टेबल होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स आपके डिफरेंट ऑर्बिटल्स में है तो रिपल्सन कम से कम होगा। तो रिपल्सन थ्योरी यहाँ पे काम करती है। ऐसा मत बोल देना कि सर वो पेयर्ड है,
तो वहां पे आपका स्टेबिलिटी अधिक हो जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं होता है। एक ही ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे, ये कार्बन की थ्योरी है, तो वहां पे रिपल्शन अधिक होगा। रिपल्शन अधिक होगा तो यहाँ स्टेबिलिटी कम होती है। तो सिंगलेट की स्टेबिलिटी कम होती है, ट्रिपलेट की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। ये आपको ध्यान रखना है। बिल्कुल बात समझ में आ गई? कंप्लीट। शेप की बच्चों बात कर लो, तो जो आपका सिंगलेट है उसको अपन क्या बोल सकते हैं? बेंट शेप। इसका बेंट शेप होगा, ठीक है। और ये बच्चों कैसा होगा? लीनियर। ये अपन ने पहले भी बात कर ली। तो आपको कार्बन क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया से। अब बच्चों बात करते हैं इलेक्ट्रोफिलिसिटी। ये नया टर्म है, आज तक किसी ने पढ़ा नहीं होगा, लेकिन आपको मैं पढ़ाता हूँ। जैसे बच्चों न्यूक्लियोफाइल्स की न्यूक्लियोफिलिसिटी होती है, तो इलेक्ट्रोफाइल्स की इलेक्ट्रोफिलिसिटी भी होती है। समझ में आया? इलेक्ट्रोफिलिसिटी का मतलब क्या है? इलेक्ट्रोफिलिसिटी का मतलब कि उसके पास पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा। जिस एटम के पास या जिस कार्बन एटम के पास पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा हो, उसको बोलते हैं बच्चों, उसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी ज्यादा है। क्यों? क्योंकि वो न्यूक्लियोफाइल्स को इजीली एक्सेप्ट कर सकता है। ये बात समझ में आ गई? अब मुझे बताओ, ये भी कार्बन है, डाइफ्लोरोकार्बन, ये डाइक्लोरोकार्बन है, दोनों में से किसकी बच्चों इलेक्ट्रोफिलिसिटी ज्यादा होगी? दोनों में से इलेक्ट्रोफिलिसिटी किसकी ज्यादा होगी? तो ध्यान दो, यहाँ पे एक रीजन आपको डिफाइन किया गया है। यहाँ बच्चों फ्लोरीन के लोन पेयर्स किस में है? 2p में। यहाँ पे कार्बन के भी बच्चों कहाँ पे 2p वेकेंट होगा। इस क्लोरीन के बच्चों बात करेंगे तो इसके 3p में लोन पेयर्स होंगे। इसकी बच्चों बात करेंगे 2p में होगा। तो 2p से 2p में जाना बड़ा आसान है, बहुत ही ईजी होगा। तो ये लोन पेयर्स तुरंत यहाँ से यहाँ मूव करते जाएंगे, तो इसकी वजह से कार्बन पे डेफिशिएंसी नहीं आएगी। पूरी बात सुनना मेरे ध्यान से। फ्लोरीन अपने लोन पेयर्स को 2p से निकालेगा, कार्बन 2p में शिफ्ट करेगा जो वेकेंट होगा। तो उस केस में एनर्जी दोनों की बराबर है, तो बड़ी आसानी से लोन पेयर्स चले जाएंगे। जिसकी वजह से कार्बन, अभी इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स थे, तो 6 न बच के 8 हो जाएंगे। बात मेरी समझ में आ रही है? मैं पूछूं बैक बॉन्डिंग अच्छी किस में होगी? CF2 में क्या CCl2 में? बोलो जल्दी से। तो CF2 में बैक बॉन्डिंग बेटर होगी, अच्छी होगी एज कम्पेयर टू CCl2। और बैक बॉन्डिंग अच्छी होने की वजह से कार्बन पे डेफिशिएंसी नहीं आएगी CF2 वाले केस में। इसकी वजह से उसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी कम हो जाएगी, इलेक्ट्रोफिलिसिटी इसकी ज्यादा होगी। समझ में आ गया? बोलो जल्दी से। तो अच्छा इलेक्ट्रोफाइल कौन सा होगा? बोलो इन दोनों में से। ये वाला अच्छा इलेक्ट्रोफाइल माना जाएगा। हम वो कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं जो हर किसी को नहीं पता होगा। इतने अच्छे स्टूडेंट बैठेंगे, थाउजेंड्स ऑफ लैक्स ऑफ स्टूडेंट, लेकिन आपको पता है, इसलिए ध्यान दो इसको। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं ये स्पेशल केस। इस केस की बात कर लेते हैं। यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिसिटी, यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिसिटी किसकी ज्यादा होगी? बोलो जल्दी से। अब बता सकते हो आप? बोरोन के पास फ्लोरीन बड़ी आसानी से दे देगा ना, तो बोरोन यहाँ पे डेफिशिएंट नहीं होगा, बैक बॉन्डिंग कर जाएगा। हमने कहाँ पढ़ा था बताओ? बोरोन फैमिली में, पी ब्लॉक की बोरोन फैमिली में पढ़ाई थी ये बात मैंने आपको। बैक बॉन्डिंग कहाँ पे अच्छी होती है? BF3 में, बिकॉज दोनों के ऑर्बिटल्स की एनर्जी बराबर होती है। तो जहां बैक बॉन्डिंग नहीं हो पाएगी, उसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी उतनी ज्यादा होगी। दिस इज द ऑर्डर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, बताओ जल्दी से, इसमें किसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी ज्यादा होगी? तो देखो बच्चों, यहाँ पे सिर्फ हाइड्रोजन है। मान लो ये पाई ऊपर जाएगा, यहाँ से माइनस होगा, नीचे कार्बन के पास कैसा आपका पॉजिटिव चार्ज होगा। ये सभी को बात समझ में आ रही है? तो ये पॉजिटिव जितना ज्यादा रहेगा, उस कार्बोनाइल ग्रुप के कार्बन के पास जितना अधिक पॉजिटिव चार्ज होगा, उसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी उतनी ज्यादा होगी। तो यहाँ पे CH3 आ गया। CH3 आया मतलब इंडक्टिव कर सकता है, ये इलेक्ट्रॉन देगा। ये 2 CH3 है, और 30 इलेक्ट्रॉन देगा, तो पॉजिटिव कहाँ पे नहीं बचेगा? बोलो कहाँ पे पॉजिटिव नहीं बचेगा? तो इस केस में जब पॉजिटिव नहीं बचेगा, तो इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी कैसी हो जाएगी? कम। तो दिस इज द फाइनल ऑर्डर। सभी को समझ में आया इलेक्ट्रोफिलिसिटी? नेक्स्ट क्वेश्चन, बताओ इसमें इलेक्ट्रोफिलिसिटी के बारे में बताओ जल्दी से आंसर। इलेक्ट्रोफिलिसिटी, देखो स्टूडेंट्स, मैं एक बात आपको बता दूं बहुत ही क्लियर। अब देखो इस क्वेश्चन में बताओ इलेक्ट्रोफिलिसिटी किसकी अधिक होगी? आपको आंसर दिख रहा है, बट आप रीजन देखो ध्यान से। यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ पे सिर्फ हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन का प्लस है, माइनस है, प्लस है माइनस सबको जीरो होता है। यहाँ बच्चों क्या? बेंजीन। तो देखो ये पाई ऊपर जाएगा, यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ प्लस आएगा। प्लस रुकना चाहिए, प्लस दिखना चाहिए। इसका पाई ऊपर जाएगा, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस। यहाँ प्लस दिखेगा बड़ी आसानी से, रुकेगा, बिकॉज हाइड्रोजन से प्लस को खत्म नहीं कर सकते। लेकिन बेंजीन बच्चों क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन्स बाहर शिफ्ट कर देगा। तो पॉजिटिव खत्म, तो इलेक्ट्रोफिलिसिटी ये अच्छा इलेक्ट्रोफाइल। समझ में आया? बोलो जल्दी से। और एग्जांपल लेता हूं मैं। यस। और देखो आप शानदार, मजा तभी आएगा ऑर्गेनिक में। ऑर्गेनिक के जब आप बादशाह बन जाओगे भाई, आपको सारी बातें आएंगी। आप ध्यान दो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। 5 की अगर बात करें तो इन दोनों में से कौन होगा बेटा? इसको बोलते हैं एसिटोफिनॉल, है ना? एसिटोफिनोन बोलते हैं ना, ये आपको दिख रहा है ना? एसिटोफिनोन, नॉट फिनॉल, एसिटोफिनोन, NONE आता है ये। एसिटोफिनोन बोलते हैं इसको, ध्यान रखना।
बेंजीन फिनाइल लगा होगा, यहाँ पे सी डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे CH3, दिस इज कॉल्ड एसिटोफिनॉन, है ना, पॉपुलर है, ठीक है। इसको बोलेंगे डाइफिनाइल कीटोन। इन दोनों में से इलेक्ट्रोफिलिसिटी किसकी अच्छी होगी, बोलो जल्दी से। यहाँ दो बेंजीन आपको समझ में आ रहा है, सर पाई ऊपर जाएगा, माइनस प्लस, यहाँ पाई ऊपर गया, यहाँ पे माइनस और प्लस, बोलो जल्दी से। यहाँ पे सिर्फ इंडक्टिव होगा या फिर हाइपर कंजुगेशन, इधर से रेजोनेंस, यहाँ पे दो साइड से रेजोनेंस, तो पॉजिटिव कहाँ पे नहीं बचेगा, यहाँ पे दो तरफ से रेजोनेंस हो जाएगा, वो पॉजिटिव खत्म कर देगा, तो इलेक्ट्रोफिलिसिटी किसकी अधिक, इसकी अधिक हो जाएगी। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 6, इलेक्ट्रोफिलिसिटी का ऑर्डर बताओ जल्दी से, क्या आना चाहिए। अब आपको जीओसी बन याद होनी चाहिए बहुत बढ़िया ढंग से, है ना, कि पाई सर यहाँ ऊपर जाएगा, यहाँ पे माइनस होगा, कार्बन पे प्लस होगा, यहाँ भी पाई ऊपर जाएगा, यहाँ पे माइनस होगा, कार्बन पे प्लस होगा, ये पाई ऊपर जाएगा, यहाँ पे माइनस, कार्बन पे प्लस होगा, यहाँ कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है, यहाँ पे OCH3 एलोन प्लस अंदर देगा, नाइट्रो है वो विड्रॉ करेगा, तो बोलो जल्दी से पॉजिटिव कहाँ पे ज्यादा मिलेगा, नाइट्रो विड्रॉ कर लेगा ना अंदर से बेंजीन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को, तो वहाँ पॉजिटिव बहुत ज्यादा रहेगा उस कार्बन ग्रुप पे, कार्बन पे, इसलिए ए सबसे अधिक हो गया इलेक्ट्रोफिलिसिटी में। फिर बताओ कौन सा होगा, सी, और सबसे लास्ट में कौन, बी। बी कब सबसे कम क्यों, बिकॉज बी में जो OCH3 लगा है वो लोन प्लस अंदर देगा, तो पॉजिटिव खत्म कर देगा जल्दी से, तो दिस इज द ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोफिलिसिटी। क्लियर हो रहा है सभी को, बढ़िया से। क्वेश्चन नंबर 7 देखो आप जल्दी से, इलेक्ट्रोफिलिसिटी अब कर लोगे, बिल्कुल इजी है। सबसे अधिक सी का, कोई इंडक्टिव नहीं है, कहीं कुछ नहीं, यहाँ पे देखो 3 ग्रुप लगे हैं, यहाँ पे 2 ग्रुप लगे हैं, तो कौन सा ऑर्डर होगा, सी की इलेक्ट्रोफिलिसिटी सबसे अधिक, देन ए, देन बी। बड़ी आसानी सॉल्व हो रहा होगा। अब यहाँ बताओ जल्दी से, इसको बच्चों बोलते हैं क्लोरल, बड़ा पॉपुलर सा नाम है, कॉमन नेम ये होता है इस तरीके से, 3 क्लोरीन यहाँ से लगे होते हैं, और यहाँ से C डबल बॉन्ड O, और यहाँ से H, दिस इज कॉल्ड क्लोरल, CHLORAL। अल अल लगाया, अल का मतलब है एल्डिहाइड, डेफिनेटली एल्डिहाइड है, ये कॉमन नेम है, इसको बोलते हैं क्लोरल। आपको रिएक्शन में बताऊंगा मैं कहाँ पे आता है ये, ठीक है। अभी बताओ इलेक्ट्रोफिलिसिटी किसकी ज्यादा होगी, तो यहाँ पे 3 क्लोरीन लगे हैं, जब ये पाई ऊपर जाएगा तो यहाँ से माइनस और प्लस, प्लस कहाँ पे देर तक रुकेगा ये बताओ मुझे, और कहाँ पे ज्यादा जनरेट होगा। ये Cl ना, मैंने बोला था Cl आपका इलेक्ट्रॉन्स देता भी है और लेता भी है, और ये यहाँ पे लेगा, क्यों, क्योंकि हम लोग इलेक्ट्रोफिलिसिटी की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करेगा, जब विड्रॉ करेगा तो यहाँ पॉजिटिव काफी ज्यादा है क्लोरल के अंदर, तो इलेक्ट्रोफिलिसिटी इसकी अधिक हो जाएगी। क्लियर होना, लिखा भी है माइनस आई इफेक्ट विल वर्क किया, प्लस से वर्क नहीं करेगा, माइनस है, जब बताएंगे पर प्रोडक्ट रिएक्शन करेंगे तो उसमें आपको मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखो जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, तो यहाँ पे OCH3 आपको दिख रहा है, लॉन प्लस बच्चों अंदर देगा, है ना, तो ये पाई इधर इधर जाएगा, तो यहाँ से माइनस, यहाँ से प्लस, प्लस को ही फिनिश कर देगा। यहाँ से ये कैसे मेटा पोजीशन पे लगा है, मेटा पोजीशन पे इंडक्टिव इफेक्ट वर्क करता है, तो उस केस में इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी वर्क करेगी, वो खींच लेगा, तो पॉजिटिव कहाँ पे ज्यादा आपको दिखेगा, बोलो फर्स्ट में, इलेक्ट्रोफिलिसिटी फर्स्ट किया देगा। इसी तरीके से आप, ये दो क्वेश्चंस भी काफी अच्छे हैं, इनको भी आप ध्यान दो एक बार, इन दोनों इलेक्ट्रोफिलिसिटी किसकी ज्यादा होगी। उसने बोला है कि ये एसिड देखो ए है, ये एसिड आपका बी है, अब इस OCH3 को पहचानो, ये OCH3 कैसा लगा है, आप ध्यान दो यहाँ से, ऑक्सीजन जहां पे लगा है ना ये, तो यहाँ पे एसिड है, तो देखो यहाँ पे लोन पेयर होगा ऑक्सीजन का, तो लोन पेयर, देन सिंगल बॉन्ड, देन ये डबल बॉन्ड, देन सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, देन सिंगल बॉन्ड, है ना, इधर आ जाओ, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, देन डबल बॉन्ड इस साइड में। जब ये रेजोनेंस करेगा तो आप ध्यान दो, इसका लोन पेयर जब अंदर जाएगा, तो अंदर जाएगा तो यहाँ पे माइनस जनरेट करेगा, फिर वो इसको पुश करेगा तो माइनस यहाँ पे आएगा, इस माइनस को एसिड बड़ी आसानी से विड्रॉ कर लेगा ना। और इस एसिड पे जब कार्बन आए, कार्बन ग्रुप पे, कार्बन पे कार्बन ग्रुप, अरे एसिड तो यही होगा ना, C डबल बॉन्ड OH, तो ये पाई तो ऊपर ही जाएगा, यहाँ से माइनस, यहाँ से प्लस, इस प्लस को बड़ी आसानी से खत्म कौन करेगा, ये नेगेटिव चार्ज, तो प्लस खत्म कहाँ पे होगा, इस एसिड के साथ। अब यहाँ देखो, तो माइनस, फिर ये पाई यहाँ पे माइनस, ये पाई इधर माइनस इधर, तो जहाँ पे ए वाला कार्बन एसिड लगा है ना, उस पे माइनस कभी जनरेट ही नहीं होगा। जिस कार्बन से ये एसिड लगा ए वाला, वहां पे कभी नेगेटिव आएगा ही नहीं, जब आएगा नहीं तो वहां पे पॉजिटिव को कभी वो स्टेबलाइज कर नहीं सकता है। दैट्स व्हाई ए की आपकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी है, देखिए बी से। समझ में आ गया, बहुत ही जबरदस्त कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट बच्चों 11, इसी तरीके से अपने 11 को भी सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ पे ए के देखोगे बी से, वही सेम कॉन्सेप्ट है, बस यहाँ पे सिर्फ नाइट्रो विड्रॉ करेगा, यहाँ विड्रॉइंग होगा तो हर जगह पॉजिटिव पॉजिटिव का डिस्ट्रीब्यूशन करके आप निकाल सकते हो। नेक्स्ट नेक्स्ट बच्चों बात करेंगे अपन, यस, आइडेंटिफाई द डोनर साइट्स मेजर इन द फॉलोइंग रिएजेंट।
जो रिएजेंट दे रखे हैं उसमें डोनर साइड्स कौन सा होगा, मतलब लोन पेयर्स कौन करेगा डोनेट। ये बड़ा तकलीफ वाला काम होता है, बच्चों को पता ही नहीं होता कि कौन दे सकता है कौन नहीं दे, वो किसी को भी देना शुरू कर देते हैं। कोई भी लोन पेयर्स को आसानी से दे सकता है, ऐसा नहीं है। कोई भी एटम बिल्कुल आसानी से लोन पेयर्स नहीं देता है, इसके कुछ रीजन है। जैसे मैं पूछूं आपसे कि NH2OH में ऑक्सीजन के पास भी लोन पेयर होगा और नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर, तो देगा कौन, बोलो जल्दी से। अब बहुत सारे बच्चे करते हैं ऑक्सीजन को दे देते हैं लोन पेयर, बहुत सारे बच्चे देते हैं नाइट्रोजन का लोन पेयर, तो आंसर ही नहीं बनता। और टीचर जब पढ़ाते हैं वो किसी को भी दे देते हैं, उठा लो ऑक्सीजन का भी दे दो इसका भी दे दो, स्पेसिफाइड नहीं करती है। आप ध्यान दो यहाँ पे, समझ में आएगा। नाइट्रोजन का लोन पेयर बच्चों जाएगा, क्यों जाएगा, बिकॉज नाइट्रोजन की जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करते हैं तो FON यही होता है ना, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है नाइट्रोजन से। ये बात इसको बोलते हैं जो हाइड्रोक्सिल अमाइन, हमने पढ़ा था जब आइसोमर जब मैंने पढ़ाया था तो हाइड्रोक्सिल अमाइन के बारे में डिस्कशन किया था आपको, ठीक है ना। तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो ऑक्सीजन पे लोन पेयर्स को काफी तेजी टाइटली होल्ड करके रखेगा एज के नाइट्रोजन। तो कौन आसानी से देगा, नाइट्रोजन। ध्यान रखना, तो कभी ऑक्सीजन को मत करा देना, गलत आंसर हो जाएगा वहीं पे, पहली स्टेप ही गलत हो जाएगी, तो आपको नाइट्रोजन देगा। सेकंड बच्चों, इसमें से बताओ जल्दी से कौन देगा। इसको बोलते हैं सेमी कार्बाजाइड। जब मैं पढ़ाऊंगा ना आपको अमाइन चैप्टर लास्ट में, तो आपको कार्बाजाइड के बारे में बताऊंगा वहां पे। तो सेमी कार्बाजाइड ये दे रखा है, अब बताओ कौन देगा। भाई इसका लोन पेयर जो होगा वो रेजोनेंस में जाएगा, इसका लोन पेयर वो भी रेजोनेंस में जा रहा है, इसका लोन पेयर फ्री है तो यही देगा। और समझ में आ रहा है कौन देगा कौन नहीं देगा, ऑप्शन तो दे नहीं सकता, उसकी कहानी आप छोड़ दो। तो जो आपके नाइट्रोजन क्लोज टू रेजोनेंस हैं तो वो तो कभी देने वाले नहीं है, बिकॉज उनका लोन पर रेजोनेंस में चला गया, बचा ही नहीं, ये बचेगा सिर्फ, तो ये आपका इजीली डोनेट करेगा। नेक्स्ट बच्चों इसको बोलते हैं 2,4-DNP। डाई DNP मतलब है डाई नाइट्रो, दो नाइट्रो लगे हैं आपके, देखो 2 और 4 पोजीशन पे, इधर से ये 1 ये 2 ये 3 ये 4, 2,4 DNP डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन, है ना। ये अमाइन अमोनिया होता है ना, उसी से बनते हैं। अमोनिया जब NH3, यहाँ पे NH3 होगा, एक H निकाला इसको जोड़ दिया, यहाँ भी अमोनिया होता है, एक H निकाला इस पूरे ग्रुप को जोड़ दिया इसने। इसको बच्चों अपन बोलते हैं ब्रैडी रिएजेंट, इसको ब्रैडी रिएजेंट यही होता है। तो यहाँ पे फिर से आपका यही लोन पेयर देगा नाइट्रोजन, बिकॉज वो लोन पेयर में नहीं, कंजुगेशन में नहीं जा रहा है, रेजोनेंस में नहीं जा रहा, तो यही देगा। अब बच्चों बात करते हैं साइनाइड। तो इसमें कौन देगा, बहुत से बच्चे बोलते हैं सर नाइट्रोजन देगा, नहीं देगा, कार्बन देता है। कौन देगा, कार्बन, बिकॉज कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कम है ना, तो वो बिल्कुल इजिली दे सकता है। तो साइनाइड में कार्बन हमेशा देता है, नाइट्रोजन नहीं देता है। NaCO2 में यहाँ पे देगा बच्चों नाइट्रोजन। इसकी बात करी जाए, इसको बोलते हैं फिनाइल हाइड्राजीन, तो फिर से वही अमोनिया वाला NH3 वाला सेक्शन, तो ये लोन पेयर रेजोनेंस में चला जाएगा, तो सिर्फ ये आपका नाइट्रोजन ही देगा। तो कौन दे रहा है ये बात क्लियर कर लो अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखो, इसमें से कौन देगा, ऑब्वियसली बच्चों नाइट्रोजन ही देगा। ये पता है ये क्या दे रखा है आपको पता है, ये चेयर चेयर फॉर्म है, अपने कन्फॉर्मेंस पढ़ा था ना साइक्लोहेक्सेन का, उसी तरीके से चेयर फॉर्म दे दी उसने। तो आपका कौन देगा, नाइट्रोजन देगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के रीजन। यहाँ पे कौन देगा, ऑक्सीजन। समझ में आ रहा है क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक कार्बन एक्स्ट्रा आ रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेगा ऑक्सीजन पे, तो वो आराम से दे सकता है। तो कौन दे सकता है लोन पे, कौन नहीं दे सकता, ये बात आपको क्लियर हो गई है। अब बच्चों बात करते हैं अपन एडिशन रिएक्शन। तो एडिशन रिएक्शन आज हमने स्टार्ट भी की थी, ठीक है, लेक्चर में, तो उसको अपन थोड़ा और देखते हैं, थोड़ा डिफरेंट तरीके से देखते हैं, डिफरेंट नजरिए से देखते हैं इसको। द रिएजेंट इज एडेड ऑन द सबस्ट्रेट कंटेनिंग पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड का मतलब बच्चों हम लोग यहाँ पे जब रिएक्शन देखते हैं एडिशन की, तो या तो आपका एल्कीन होना चाहिए या फिर आपका एल्काइन होना चाहिए, है ना। इन्हीं दो केस में आपको इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन आपको देखने को मिलती है, जनरली तो यही है। बट हम तो सिर्फ बात कर रहे हैं एडिशन। अब एडिशन में चाहे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन हो, चाहे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो, चाहे फिजिकल एडिशन हो, हम तीनों की बात करेंगे एक साथ यहाँ पे। एडिशन में मैं 3 केस की बात करने वाला हूँ, कौन कौन सी, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन जब इलेक्ट्रोफाइल पहला अटैक करेगा, या फिर बच्चों आपका न्यूक्लियोफिलिक एडिशन जब न्यूक्लियोफाइल पहला अटैक करेगा, एडिशन शो करेगा, या फिर आपका फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन जब आपका फ्री रेडिकल अटैक करेगा। तो ये 3 केस आपको देखने को मिलते हैं एडिशन में, समझ में आया। तो तीनों केस को मैं यहाँ पे समझाऊंगा आपको, इसका बेसिक पार्ट समझाऊंगा, जो रिएक्शन है आपको क्लास में ही देखने को मिलेंगे। तो हम देखते हैं। तो बच्चों देखो यहाँ पे सबस्ट्रेट है, ये रिएजेंट है। रिएजेंट बच्चों कौन होता है, जिसके पास पोलरिटी ज्यादा होती है, आपको कभी पहचानने को आ जाए तो रिएजेंट कौन होगा, रिएजेंट जिसके पास पोलरिटी ज्यादा हो जाए, जिसके पास पोलरिटी ज्यादा होगी वो रिएजेंट होता है, जिसके पास पोलरिटी कम होती है वो आपका सबस्ट्रेट या रिएक्टेंट। रिएक्टेंट तो दोनों ही है, सबस्ट्रेट भी और रिएजेंट भी रिएक्टेंट है, और सबस्ट्रेट कौन है, इसके पास पोलरिटी कम होती है, बस सिंपल सा ये है। अब यहाँ से XY बच्चों ब्रेक हो जाएगा, जिसमें से मान लो X आपका प्लस हो गया, Y आपका माइनस हो गया।
तो इलेक्ट्रोफाइल के साथ न्यूक्लियोफाइल भी साथ में, इलेक्ट्रोफाइल कौन है एक्स और न्यूक्लियोफाइल कौन है बाई। आप ऐसा भी कर लो, एक्स को माइनस कर लो, बाई को प्लस कर लो, अभी कोई दिक्कत नहीं, बिकॉज कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है। तो पाई बच्चों मूव करेगा, आज क्लास में पढ़ाया था मैंने, यहाँ से जिधर पाई जाएगा पाई इलेक्ट्रॉन इधर माइनस, तो यहाँ पे प्लस, बस कुछ नहीं करना है। तो ये सबसे पहले अटैक बच्चों इलेक्ट्रोफाइल का करा दो आप यहाँ से, तो ये यहाँ पे नेगेटिव पे लगा दो, इस माइनस को जाके यहाँ लगा दो, तो बन गया आपका ये प्रोडक्ट। इसमें सिर्फ इनकमिंग होती है, आउटगोइंग नहीं होती, इनकमिंग कॉल होती है, आउटगोइंग नहीं होती, जो भी आएगा चिपक जाएगा आगे बस, तो ओनली इनकमिंग, नो आउटगोइंग। ध्यान रखो, इलेक्ट्रोफिल एडिशन रिएक्शन में हमेशा इनकमिंग होती है, आउटगोइंग कुछ भी नहीं होती है, ये बात ध्यान रखो, कुछ निकलता नहीं है, सब कुछ जुड़ जाएगा उसमें जाकर। नेक्स्ट देखो आप यहाँ पे ध्यान से, मैंने बच्चों दो केस बताए, मैंने यहाँ पे OH को लिंक कर दिया है, इधर मैंने ब्रोमीन को लिंक कर दिया है, इधर भी मैंने ब्रोमीन को लिंक कर दिया है। तो ऊपर वाले को बच्चों बोलते हैं हाइड्रोजाइलेशन, हाइड्रोजाइनेशन बोलते हैं, नीचे वाले को ब्रोमिनेशन बोलते हैं, ब्रोमीन का एडिशन। ऊपर ऊपर आपका OH का एडिशन है, हाइड्रोजाइलेशन। कैसे किया गया वो आप देख लो, ये पाई इधर देखो, यहाँ पे CH3 होगा, इलेक्ट्रॉन्स को देगा तो ये पाई इधर से इधर जाएगा, यहाँ पे माइनस होगा, यहाँ पे प्लस होगा, प्लस होगा जहां पे तो वहां पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, जहां पे माइनस वहां पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। तो बच्चों हो सकता है यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स टाइप कुछ दे रखा हो इस तरीके से, है ना, तो कुछ भी नहीं हुआ वहां से। वाटर मॉलिक्यूल्स का जो ऑक्सीजन का जो लोन पेयर होगा वो बच्चों कहाँ अटैक करेगा, डेफिशिएंट सेंटर पे, तो उसने जाके यहाँ पे अटैक कर दिया होगा। या फिर H+OH- आयन निकाल दो, तो H+ ने यहाँ पे अटैक किया, OH- ने यहाँ पे अटैक किया। OH- आयन न्यूक्लियोफाइल होगा तो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अटैक करेगा, जो H+ आयन वाटर मॉलिक्यूल्स का वो आपका डेफिशिएंट होगा, तो वो न्यूक्लियोफिलिक सेंटर पे अटैक करेगा, इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर होगा। ठीक है ना, तो बड़ा सिंपल सा है, ये भी एडिशन हुआ, यहाँ पे ये भी एडिशन आपको देखने को। ब्रोमीन होगा ना, Br2, भाई ब्रोमीन का जो प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं नॉन क्लासिकल मैकेनिज्म, नॉन क्लासिकल मैकेनिज्म, कल मैं पढ़ाने वाला हूँ नॉन क्लासिकल मैकेनिज्म, ध्यान रहना, क्लास में अटेंड रहो सभी लोग। इसको अपन बच्चों क्या बोलते हैं, ये क्लासिकल मैकेनिज्म होता है। एडिशन का क्लासिकल मैकेनिज्म यहाँ फॉलो हो रहा है, कैसे हो रहा है मैं बताऊंगा बाद में, और यहाँ बच्चों नॉन क्लासिकल मैकेनिज्म फॉलो होता है। नेक्स्ट देखेंगे, अब यहाँ पे देख लो, यहाँ पे बच्चों क्या देखा होगा कि भाई पाई जो है ना वो ऊपर जाएगा, तो यहाँ से माइनस, यहाँ से प्लस, है ना। तो अब यहाँ से मान लो बच्चों ग्रुप होगा लाइक HOCN टाइप कुछ, तो इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ से पाई ऊपर तो प्लस माइनस, तो यहीं पे आप देख लो एक तरफ बच्चों क्या हुआ है, ऑक्सीजन के साथ, सॉरी HOCN नहीं होगा, यहाँ पे SCN टाइप होगा, यहाँ पे जो आपका स्पीसीज होगी SCN टाइप होगी, तो यहाँ से H+ रिलीज हुआ होगा और CN- आयन, तो H+ ने बच्चों अटैक कहाँ करेगा बोलो जल्दी से, ऑक्सीजन के साथ, तो OH बन गया, और CN- कहाँ अटैक करेगा, इस कार्बन के ऊपर जहाँ पॉजिटिव चार्ज आया होगा, जब पाई ऊपर गया होगा, तो CN ने यहाँ अटैक कर दिया, तो देखो ये स्पीसीज आपको देखने को मिल रही है। तो जो भी आ रहा है वो ऐड हो रहा है, तभी इनकमिंग बोलते हैं, आउटगोइंग नहीं बोलते इसमें। अब यहाँ देख लो आप, एल्काइन आ गया, तो यहाँ से बच्चों 2 मोल आपके ब्रोमीन के होंगे, टोटल आपके 4 एटम हो गए ना ब्रोमीन के, बस। तो एक बार पाई को इधर से इधर, भाई बेंजीन इधर दिख रहा है ना, फिनाइल, तो फिनाइल क्या करेगा बोलो, जब मैंने बोला ना कार्बन डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड कुछ ऐसा सीन आ जाए, तो पाई बाहर जाएगा, तो यहाँ पे आपका माइनस होगा, यहाँ से प्लस होगा, तो आपको टोटल ब्रोमीन, यहाँ भी आपका नॉन क्लासिकल मैकेनिज्म है, नॉन क्लासिकल मैकेनिज्म, ये मुझे समझ में आ रहा है, मैं आपको कल आपको क्लास में बताऊंगा ये पूरा कॉन्सेप्ट, है ना। तो उस केस में क्या होगा, ब्रोमीन 4 ब्रोमीन है, तो 2 ब्रोमीन अलग अलग करके आप लगा दो, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कर दो, तो आपको इस तरीके से 4 ब्रोमीन आपके अटैच हो जाएंगे एडिशनल पोजीशन पे। इस तरीके से बच्चों बात करें नेक्स्ट एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या है, तो एलिमिनेशन में क्या होता है, चीजें बाहर जाती हैं, रिमूव होती हैं, तो इट इज द रिवर्स ऑफ एडिशन रिएक्शन, एडिशन का उल्टा होगा। इन मोस्ट ऑफ द एलिमिनेशन रिएक्शन पाई बॉन्ड इज फॉर्म, है ना, मैक्सिमम केस में क्या होता है एलिमिनेशन में पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन आपका हो जाता है, जैसे ए के साथ एक्स लगा था, बी के साथ बाई लगा था, ठीक है। यहाँ से बच्चों एक्स और बाई यहाँ से रिलीज हो गया, तो यहाँ से क्या होगा, तो बैलेंसी देखो एक्स बाई रिलीज हो चुका है, तो ए के पास एक बैलेंसी खाली, एक बैलेंसी बी के पास खाली, दोनों ऐड हो जाएंगे, तो बच्चों यहाँ पे डबल बॉन्ड बन चुका है, पाई बॉन्ड बन चुका है। इसका मैकेनिज्म कैसे होगा वो मैं एक्सप्लेन करूंगा, अभी आप सिंपल समझो एलिमिनेशन का मतलब क्या, चीजें बाहर जा रही है तो पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, सिंपल सा। अब यहाँ पे देख लो सेकंड मॉलिक्यूल में, जिसपे फंक्शनल ग्रुप लगा है OH, उसको बोलेंगे अल्फा कार्बन, बगल वाले को बीटा बोलेंगे, बस OH उधर से H इधर से, OH और H मिलकर वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर निकाल दो सीधा, तो एक बैलेंसी यहाँ खाली, एक बैलेंसी इधर खाली, जोड़ दो दोनों को, तो डबल बॉन्ड बीच में बन जाएगा। इसको बोलते हैं अपन बीटा एलिमिनेशन या 1,2 एलिमिनेशन, या अल्फा बीटा एलिमिनेशन भी इसको बोलते हैं, ठीक है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं हम लोग इसी में, जैसे ये अब देखो ये भी स्पीसीज दे रखी है, आपको और समझाता हूँ। यहाँ पे बच्चों क्या हुआ होगा, तो देखो इधर फिनाइल लगा है बेंजीन,
तो पता है ना इधर क्लोरीन है, यहाँ बच्चों क्या हुआ हाइड्रोजन, तो यहाँ से हाइड्रोजन, यहाँ से Cl, HCl यहाँ से बाहर निकल गया, एक बैलेंस यहाँ खाली, एक बैलेंस यहाँ खाली, दोनों कंबाइन, तो यहाँ से देखो डबल बॉन्ड बन चुका है, यहाँ भी एलिमिनेशन हुआ है। या कभी क्वेश्चन बच्चों ऐसे आ जाए है ना, KOH के साथ हीट आ जाए, KOH के साथ हीट आ जाए, या आपका टर्सरी ब्यूटॉक्साइड के साथ आपका टर्सरी ब्यूटॉक्साइड के साथ हीट आ जाए, ये बड़ा आपका आता है एग्जाम में, इसके बारे में बहुत बार यूज करता है, टर्सरी ब्यूटॉक्साइड हीट कर देगा, तो ये एलिमिनेशन कराता है, क्या कराता है, एलिमिनेशन, ध्यान रखो, टर्सरी ब्यूटॉक्साइड एलिमिनेशन, जितने भी स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं एलिमिनेशन कराते हैं, टर्सरी ब्यूटॉक्साइड भी आपका स्ट्रॉन्ग बेस है, तो जितने भी स्ट्रॉन्ग बेस हैं और उसको हीट कर दिया जाए तो एलिमिनेशन कराते हैं हमेशा। तो यहाँ से क्या करेगा बच्चों, देखो एक HCl को बाहर निकाल देगा, अभी मैंने बताया भी था आपको 3 Cl होंगे, तो HCl को बाहर निकाल दो, इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे खाली, तो बन गया कार्बन। देखो यहाँ से देखो बच्चों KOH दे रखा है, अब KOH किसको बाहर निकालेगा, जो लिविंग ग्रुप अच्छा होगा, तो अच्छा कौन होगा बच्चों, देखो ब्रोमीन, तो एक ब्रोमीन और एक हाइड्रोजन, HBr बाहर निकल जाएगा, बाकी C और क्लोरीन आपका मिलेगा। एक ही कार्बन से बाहर जा रहे हैं ना, एक ही कार्बन से दो ग्रुप बाहर जा रहे हैं, इसलिए बोलते हैं 1,1 एलिमिनेशन या अल्फा एलिमिनेशन, जिसमें कार्बन और कार्बन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है ना। यहाँ देख लो ब्रोमीन बाहर, बड़ा ग्रुप है, ब्रोमीन बाहर जाएगा, लिविंग ग्रुप अच्छा है, और एक हाइड्रोजन, तो HBr बाहर निकाल दो, बाकी बनेगा आपका ये स्पीसीज है ना, CCl2 बनेगा, डाइक्लोरोकार्बन। इसी तरीके से जो बात करें एलिमिनेशन के बाद सब्स्टिट्यूशन, तो सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है, चीजें सब्स्टिट्यूट होती हैं, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल वीक न्यूक्लियोफाइल को बच्चों सब्स्टिट्यूट करता है, ये भी हम लोग बहुत पहले पढ़ चुके हैं, आपको एक्सप्लेन किया मैंने आपके न्यूक्लियोफाइल के बाद न्यूक्लियोफिलिसिटी को लेके। यस, इन दीज रिएक्शंस लिविंग ग्रुप इज रिप्लेस्ड बाय अनदर एटम और ग्रुप और एटम, मतलब एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस करेगा, बस ऐसा है। और जो यहाँ से लिविंग ग्रुप होगा वो बच्चों कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, या बोल सकते हैं वीक बेस होगा। क्यों, क्योंकि वो एनाइन स्टेबल होना चाहिए, अगर वो एनाइन स्टेबल हो जाएगा तो डेफिनेटली बहुत तेजी से रिलीज हो जाएगा, मैंने आपको कल भी डिस्कस किया था। तो ये इसने इसको रिप्लेस किया सब्स्टिट्यूट, तो ये बन गया आपका प्रोडक्ट। सब्स्टिट्यूशन सिर्फ इतना है, जैसे बच्चों यहाँ पे Cl माइनस जाएगा, यहाँ से OH माइनस आया, तो OH माइनस ने Cl माइनस को रिप्लेस कर दिया, तो ये बन गया प्रोडक्ट। यहाँ से बच्चों देखो Cn माइनस होगा, यहाँ से OH माइनस होगा, तो Cn माइनस ने फिर Cl को रिप्लेस किया, तो ये बन गया प्रोडक्ट। तो यहाँ पे सिर्फ क्या हो रहा है, सब्स्टिट्यूशन आपको देखने को मिल रहा है, ये बहुत बेसिक केस है। जैसे Cl को बच्चों रिप्लेस किया SH ने, SPH ने, N3 ने, तो कुछ इस तरीके से आपको मिल रहे हैं प्रोडक्ट। तो बेसिक पार्ट क्या, सब्स्टिट्यूशन आपको समझ में आना चाहिए कि जनरल सब्स्टिट्यूशन अपन कैसे देखते हैं। इस तरीके से नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं अपन रीअरेंजमेंट रिएक्शन, थोड़ा इस पे भी देख लेते हैं नेक्स्ट केस। तो जो रीअरेंजमेंट रिएक्शन है, रीअरेंजमेंट रिएक्शंस के अंदर इसमें बच्चों क्या होगा, जैसे देखो वन आइसोमर्स कन्वर्ट टू अनदर इन थर्मोडायनेमिकली मोर फेवरेबल फॉर्म इज फॉर्म, जो थर्मोडायनेमिकली मोर स्टेबल होगी वही फॉर्म आपको देखने को मिलेगी। जैसे यहाँ से ए बी के साथ एक्स और वाई लगा के दे रखा है, ठीक है, तो फिर यहाँ से देखो एक्स इधर शिफ्ट हो गया, वाई आपका इधर शिफ्ट हो गया, तो ये देखो ये आपका रीअरेंजमेंट देखने को मिलता है, ठीक है। इसके ऊपर अपन डिस्कशन रीअरेंजमेंट को मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा आपको, ये किस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट बच्चों अपन बात करते हैं फ्री रेडिकल रिएक्शन, थोड़ा सा फ्री रेडिकल के बारे में देख लेते हैं, ये भी बेसिक पार्ट है। तो फ्री रेडिकल में क्या होता है, जैसे बच्चों Cl डॉट, RO डॉट, Br डॉट, I डॉट, मतलब सिंगल इलेक्ट्रॉन, स्पीसीज कंटेनिंग ओनली वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, उसको बोलते हैं अपन फ्री रेडिकल्स। इसका जनरेशन कैसे होता है, वो तो होमोलिसिस के लिए अपन ने पढ़ा था ना, बस वो एक तरीका है, सनलाइट की प्रेजेंस हीट कर दो, इट टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ हीट और सनलाइट, मैंने, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों, इट इज फेवरेबल इन द प्रेजेंस ऑफ गैसियस फेज, गैसियस फेज में आपका ये क्या होता है, डिफाइन किया जाता है, ठीक है, ओनली इन गैसियस फेज, या बच्चों नॉन पोलर सॉल्वेंट के साथ। भाई होमोलिसिस के लिए ऑफ वीक बॉन्ड, तो आपको क्या मिलेगा, हमेशा फ्री रेडिकल्स आपको देखने को मिलेंगे। जैसे बच्चों ब्रोमीन के साथ दिया गया है सनलाइट, तो ब्रोमीन क्या करेगा, जो आपका सिग्मा बॉन्ड है उस सिग्मा बॉन्ड का अपने इलेक्ट्रॉन इधर ले लेगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को इधर एक्सेप्ट कर लेगा, तो बन गया ना 2Br डॉट। ऐसे देखो Cl2 से आपको 2Cl डॉट सनलाइट आपको दे रखा, तो होमोलिसिस के लिए होने वाला है। ये देखो आपका पेरोक्साइड है, उस केस में देखो इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, ये यहाँ पे जाएगा, दोनों इलेक्ट्रॉन की एक्टिविटी बराबर है, तो आपका 2R डॉट बन गया रेडिकल्स। जैसे बच्चों यहाँ पे देख लो रेडिकल्स कैसा बनेगा, Cl अपने इलेक्ट्रॉन्स को विथड्रॉ करेगा, नाइट्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन्स को विथड्रॉ करेगा, और यहाँ पे आपको सनलाइट दी जाएगी। वैसे अगर बात करी जाए तो कहने की यहाँ पे नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन की एक्टिविटी लिटिल बिट ग्रेटर एज कंपेयर टू क्लोरीन, बट बराबर ही होती है समथिंग, है ना, तो इक्वल है। तो भाई आप देखो ना, जब हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी वैल्यूज की, तो 3.0 निकल के आती है, जिसकी वजह से यहाँ से NO डॉट और Cl डॉट का फॉर्मेशन।
जैसे कभी ऐसा डाइज बच्चों डाइन आपका एजो कंपाउंड आ जाए तो भी आपका क्या बनेगा, N2 गैस बाहर चली जाएगी पूरी, और एक रेडिकल यहाँ पे, एक रेडिकल यहाँ पे, तो आपके 2 मोल्स ये बन जाएंगे। तो आपको समझ में आना चाहिए कहाँ पे रेडिकल किस तरीके से आपके बन सकते हैं, ठीक है। यस, नेक्स्ट एक और देखते हैं। जैसे मान लो बच्चों ये स्पीसीज आ गई तो इसमें रेडिकल बन सकते हैं, बिल्कुल सनलाइट दे रखा रेडिकल। अब रेडिकल कौन बनाएगा, जिन एटम्स इलेक्ट्रॉन की एक्टिविटी बराबर है, तो ये आपका सिग्मा इधर और इस सिग्मा इलेक्ट्रॉन इधर, तो देखो रेडिकल आपका बनेगा, ठीक है। बाकी आपका CO2 और ये स्पीसीज आपको यहाँ से देखने को मिल रही है। और इसी स्पीसीज में से आपकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस कैसे रिलीज, कि आपका यहाँ पे फिनाइल होगा, C डबल बॉन्ड O देन O डॉट, ऐसा होगा। तो ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करेगा, ये इधर से इधर शिफ्ट, ये इधर से शिफ्ट, तो ये CO2 गैस बन जाएगी। तो CO2 गैस यहाँ से बाहर निकल जाएगी, फिनाइल डॉट मिलेगा, तो फिनाइल डॉट आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ओके, तो आज आपको समझ में आया रेडिकल वगैरह अपन कैसे फॉर्म करते हैं, इलेक्ट्रोफिलिसिटी क्या कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट्स।